हेलो बच्चों, क्लास 9th और 11th का कंबाइंड लेक्चर। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाएगा यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखिए, आपको ध्यान है कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस पूरे लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि इस लेक्चर में बहुत सारी खास बातें आएंगी, न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड भी आएंगी कि बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं और कैसे सोल्व करना है न्यूमेरिकल को, इसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा बच्चों। और मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करने में ये आपका टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये बहुत बहुत खास टॉपिक है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए बहुत काम का लेक्चर रहेगा पूरा का पूरा ये। तो हमने ग्राफ ले लिया, एक्स वाई ग्राफ लिया। कौन सी मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे, ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं हमने एक ग्राफ ले लिया, एक्स वाई ग्राफ ले लिया कोई। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने स्पीड और वेलोसिटी दिखाई। क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर मोशन है बच्चों और स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में डायरेक्ट मूव करके नहीं आई है वापस, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही होंगे। तो उस केस में हम यहां दिखा सकते हैं। ओके, मान लिया जब टाइम t इक्वल टू 0 था, यानी मान लेते हैं आप यहां थे पॉइंट ओ पर, एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहीं से चला या यहां से, मर्जी आपकी कहीं मर्जी से मान सकते हो। आपने मान लिया यहां से चला ओरिजिन से और वो u स्पीड से चला। तो अगर एक पार्टिकल जहां आप खड़े वहीं से u स्पीड से चलता है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? u होगी। यानी ग्राफ जो है हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि कहां से स्टार्ट होगा? पॉइंट बी से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतनी मोशन है जब वो हमारे पास से गुजरा और उसके बाद आगे जाता गया तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई। क्योंकि कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है इक्वल टाइम के अंदर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी जो होगी उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वल चेंज आ रहा है, उसमें इक्वल इंक्रीज आ रहा है, हम ये कहेंगे। ठीक है, और जब तक ये स्ट्रेट रहेगी तब तक उसकी वेलोसिटी लगातार इक्वली इंक्रीज करती जा रही है, ये हम कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी टाइम t पे उसकी स्पीड हो जाती है v। कितनी हो जाती है? v। नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v a and t। v is the final velocity, a is acceleration, u is the initial velocity। so उसके लिए अगर हम देखें तो u आपको पता है बच्चा, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t क्या है? टाइम। तो पहला रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होगा। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था किसी भी बॉडी का अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हो और उसका स्लोप निकालते हो तो वो स्लोप उसके एक्सेलरेशन को बताएगा। तो इसका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा a आ जाएगा। a को कैसे लिखोगे बच्चे? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? इस लाइन का स्लोप आता है बच्चे ये साइड डिवाइड बाई ये साइड। तो ये साइड कितनी आ गई? ED डिवाइड बाई BD। ठीक है, 10th क्लास में जब बच्चे पढ़ें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहां पर इतना देखें, स्लोप का मतलब क्या है? अगर मैं देखो यहां ऐसे कर लेता, ये ऐसे था, ठीक। अगर ये लाइन ऐसे की बजाय बच्चों ऐसे होती तो देखो ये साइड कम हो गई, ये उतनी ही है। और कम करते यहां ले आए, ये साइड और कम हो गई, ये उतनी ही है। इसका मतलब जैसे जैसे ये लाइन यहां से ऐसे आ रही है हम ये कहेंगे स्लोप कम होता जा रहा है क्योंकि ये कम हो रहा है और ये उतना ही है। ठीक है, यानी ये लाइन जितना ज्यादा इससे ऊपर की तरफ उठ के जाएगी ऐसे, उतना ही स्लोप ज्यादा होगा और जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना तेजी से हम कहेंगे स्पीड बढ़ रही है।
ठीक है ना। और उतना तेजी से अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। देखो इसी को अगर आप ध्यान से देखो, छोटा सा ग्राफ यहाँ बनाऊं अगर मैं इसके साथ यहाँ पर, तो इसको अगर ध्यान से देखो तो मान लिया बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ स्पीड दे दी, यहाँ टाइम दे दिया। एक ग्राफ तो बच्चों ऐसे आया और एक ग्राफ आ गया ऐसे, ये ऑब्जेक्ट A के लिए और ये B के लिए है। अब आपसे पूछ सकता है कि दोनों में से किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा किसका होगा भी मैंने बताया, जो लाइन ज्यादा y की ओर होगी, जितना खड़ी हुई लाइन अगर आपको नजर आएगी उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा आएगा। तो B का एक्सेलरेशन बच्चों A से क्या है, ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मान लिया ये टाइम ले लिया आपने, इस टाइम की अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे अगर आप देखें तो एक लाइन ऐसे खींच दो सीधी, मान ले 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे B की वेलोसिटी तो होगी बच्चों इतनी और A की वेलोसिटी होगी इतनी। आप खुद देखिए, अगर B की वेलोसिटी इतनी है और A की वेलोसिटी इतनी है, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो आप दोनों कहां से स्टार्ट हुए थे, इनिशियली रेस्ट पे थे, ओरिजिन से स्टार्ट होने की वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं। ध्यान रखें, इनिशियल स्पीड 0 है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए, लेकिन कुछ टाइम के बाद B की स्पीड हो गई इतनी और A की हुई इतनी। इसका मतलब B जो है वो ज्यादा तेजी से स्पीड चेंज कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। तो समझ में आ गई ना बात। तो ये स्लोप क्या है, इसका एक्सेलरेशन बताएगा। उसका निकालने का तरीका ये है बच्चों, ये साइड डिवाइड बाई ये साइड। अब ED को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां देखो ध्यान से, EC क्या है, EC है, EC है V के इक्वल। EC साइड जो V को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो साइड DC है जिसको आप OB भी कह सकते हो, OB कह लो या DC कह लो, ये U को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को। और BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BD। देखो बच्चे ये OC है, ये BD है, दोनों क्या है, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या बच्चों, पैरेलल। तो ये साइड और ये साइड क्या आएगी, बराबर आएगी। OC की वैल्यू कितनी है, T के बराबर टाइम मानना हुआ है हमने इतना, तो BD भी कितना आएगा, T आएगा। हमें चाहिए ED, तो ED कैसे आएगा, EC माइनस DC, EC माइनस DC डिवाइड बाई BD की वैल्यू बच्चों T। अब EC कितना है, EC है V, DC है U डिवाइड बाई टाइम, दिस इज A। तो यहां से अगर हम कहें इसको मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, तो AT की वैल्यू आ जाएगी V माइनस U, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से बच्चों U को इस साइड ले आइए, तो V आ जाएगा U प्लस AT। दिस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। अच्छा, दूसरा क्या है, ये अपना पहला केस हमने किया। दूसरा केस हम चाहते हैं, हम डिराइव करना चाहते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस को, उसको बाद में कर लेंगे। दूसरा केस हम करना चाहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। अब कई बार बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, आमतौर पर इसको कॉमन लैंग्वेज में डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोल दिया जाता है, जो कि गलत है। उसको न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझ में आएगी आपको बात। ये पोजीशन टाइम रिलेशन है, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फटाफट इसको करके आगे बढ़ेंगे हम। तो S हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो वो एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है, सीधी जा रही है, बॉडी मुड़ के नहीं आ रही है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर मोशन मुड़ गई है, डीएक्सेलरेट हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रूप में उसको डिस्प्लेसमेंट देगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो हमारे पास यहां अगर हम निकालें, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन है तो पोजीशन का रिलेशन निकालते हैं, तो ये जो एरिया आएगा सारा का सारा, तो एक तो बन गई ट्रायंगल, एक बन गई रेक्टेंगल।
तो इसको आप एक प्रकार से देखो तो ये जो साइड ध्यान से देखो, ये एक ऐसी ज्योमेट्री बन गई है, कौन सी, ओ सी ई बी, दिस इज ए ट्रेपीजियम, समलम जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, समलम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आएगा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या आएगा, ट्रेपीजियम का एरिया लिखेंगे, और एरिया क्या बताता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्या बताता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन में जब तक मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है तब तक, या यूनिफॉर्म मोशन है तब तक, वो हमेशा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमेशा क्या बताएगा बच्चों, वो हमेशा हमें डिस्टेंस बताएगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगी, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसका आएगा बच्चे एरिया कैसे निकालो, 1/2 ट्रेपीजियम का एरिया बनेगा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो इस ट्रेपीजियम में ओ सी ई बी में ये एक, अगर ट्रेपीजियम देखें तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो अगर ये साइड पैरेलल है तो हम लिखेंगे सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ओ बी प्लस सी ई मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस ओ सी कह लीजिए या बी डी कह लीजिए, मर्जी है आपकी, दोनों में से जो मर्जी आप ले सकते हो। ओके, ये आ गया बच्चों 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, ओ बी की वैल्यू है u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ई, सी ई की वैल्यू है v, और बी डी की वैल्यू है t। ये s आ गया। हमें चाहिए ये रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स उसमें v नहीं है, और v ऑलरेडी हम निकाल चुके, तो इस v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो s जो आएगा 1/2 u प्लस v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी इंटू टी। इसको आप मल्टीप्लाई करो अंदर, 1/2 ऐसे कैसे, u टी, इसको अगर आप लिखें बच्चे तो u प्लस u 2u इंटू टी, 2u टी प्लस ए टी की के साथ मल्टीप्लाई कीजिए ए टी स्क्वायर। इसके बाद इसको लिखें 1/2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन जब न्यूमेरिकल पे अप्लाई करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस टाइप से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन। वी कांट से दैट द ऑलवेज इट डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन ये एक ही केस में होगा, कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी और मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड होगी, रिटार्डेड मोशन नहीं होगी, नहीं इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती अगर जा रही है, उस केस में तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस भी होगा, लेकिन अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक जनरल टर्म है, डिस्प्लेसमेंट हम यूज करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को। अगला केस देखो, ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, 3। वैसे फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर दी हमने, सेकंड कर दी। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ये है रिलेशन बिटवीन पोजीशन टाइम रिलेशन जिसको हम कहेंगे, और पोजीशन टाइम रिलेशन है वी स्क्वायर, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहीं से ये एक्सप्रेशन देखो दोबारा से। थर्ड इक्वेशन अगर निकालनी है तो देखिए ये एक्सप्रेशन जो है s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u इंटू टी 1/2 व्हाट इज, इसको ऐसे कैसे रखो बेटे, v प्लस u, हमें टाइम चाहिए और टाइम का एक्सप्रेशन बच्चों यहां से निकालो। इस इक्वेशन नंबर 1 से आप ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से देखो बच्चों, यहां से अगर मैं टाइम निकालूं तो इस टाइम की इक्वेशन आ जाएगी v माइनस u डिवाइड बाई a। इस टाइम की इक्वेशन आ जाएगी v माइनस यू डिवाइड बाई ए। दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम। t की वैल्यू पुट कर दो, v माइनस यू डिवाइड बाई v माइनस यू डिवाइड बाई ए। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये s आ गया, इसको इधर ले आइए। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। This is an expression इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशन हमने निकाल ली है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आ गई बच्चों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मुझे फ्री फॉल का। एक स्पेशल केस बनता है और बार बार हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ दिया जाए और फ्री फॉल कर दिया जाए, जैसे यहाँ मेरे हाथ में ये क्या नाम है चौक है, इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ ऐसे, तो जो मैंने इसको ड्रॉप किया है दिस इज कॉल्ड ड्रॉप। एक मैं इसको ऐसे फेंकता, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह फेंकता, इसका मतलब मैंने उसको स्पीड दी है कुछ ना कुछ शुरू में, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने इनिशियली कोई स्पीड नहीं दी है, वो अपने आप नीचे की तरफ गया है, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो फ्री फॉल में इनिशियल स्पीड हमेशा क्या होती है बच्चों? 0 होती है। अब किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे खींच कौन रहा है? हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, तो कोई ना कोई बॉडी इसको, कोई ना कोई फोर्स है जो उसको खींच रहा है, और कौन सा फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ? वो कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। और इतना हमें पता लग गया है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये जो टर्म है ना, ये प्रोड्यूस होती है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? एक तो बच्चों में इसको ऐसे छोड़, देखो यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, छोड़ते ही आप ये नीचे गया, तो बच्चों के माइंड में कई बार ये होता है, जब नया नया इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सर ऊपर से नीचे आया तो एक जैसी स्पीड से आता होगा वो। आमतौर पर जब हम क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मल अमूमन फर्स्ट टाइम में यही जवाब आता है कि सर उसकी स्पीड एक जैसी होगी। इसकी स्पीड एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। लगातार किसी बॉडी पर अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक जैसा फोर्स लगातार लगाते रहोगे तो लगातार उस बॉडी की स्पीड बढ़ती रहेगी, और एक रेट से बढ़ती रहेगी, एक समान दर से बढ़ती रहेगी। तो एक समान दर से बढ़ने की जो स्पीड है वही हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका मतलब ये जो फ्री फॉल का एग्जांपल है ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। याद रहे, हम यहाँ पर ये सारे केसेस तब कर रहे हैं जब एयर का कोई भी प्रभाव बॉडी के ऊपर नहीं है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। तो फ्री फॉल में हमने क्या बताया? फ्री फॉल का अगर हम केस करेंगे तो फ्री फॉल में पहली बात तो ये बच्चों, इनिशियल स्पीड जो होगी हमेशा 0 होगी, ठीक है? और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों फिक्स होगी, और वो फिक्स वैल्यू होगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कई बार हम 9.8 भी लिख लेंगे, और कई बार आसान करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट वगैरह हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है ना? यानी अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है g की वैल्यू 9.8 या 10, ये सरफेस के, अर्थ के सरफेस के नजदीक 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 500 मीटर की हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हो ना, तो वहां तक हम क्या कहेंगे? हम ये कह देंगे जी जो है ना, ये जी 10, ये वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अगर और ज्यादा ऊंचाई पे आप जाओगे तो फिर ये जी की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। हम जो 11th क्लास के में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी सेकंड यूनिट है, या 9th के लिए जो हम बात कर रहे हैं, उस केस में हम हमेशा जी की वैल्यू को फिक्स रखेंगे। ये आपको गिवन मिलेगी, आपको अगर नहीं भी मिलेगी आपको ध्यान में रखनी है कि सर ने बता रखा है कि एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसको आमतौर पर हम जी से लिख देते हैं। तो यू तो हो गया 0, ए की वैल्यू आ गई जी, ठीक है? मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहां था और ये हाइट है, मान लिया ये ग्राउंड है। एक ऑब्जेक्ट यहां से आपने छोड़ दिया, छोड़ते ही वो नीचे की तरफ जाएगा बच्चे, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। कितनी हाइट है जहां से आप उसको ड्रॉप कर रहे हो? जैसे आपकी घर की छत से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो नीचे की तरफ, तो वो कितनी हाइट है बच्चों? वो मान लेते हैं h हाइट है। कहां पड़ा? आके ग्राउंड पे। अब एक और बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर जब हमने बॉल को छोड़ दिया तो जाके ग्राउंड पे जाएगी, तो ग्राउंड पे जाके तो रुक जाएगी वो, तो उसकी स्पीड 0 हो गई।
हमने वो रुकी हुई बात नहीं करनी है, हमने ये बात करनी है कि वो किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से ग्राउंड पे जाके टकराएगी, किससे टकराई है। टकराने के बाद रुक जाएगी क्योंकि अर्थ उसको रोक लेगा, वो अलग बात है वैसे, लेकिन गई कितनी स्पीड से है। आप ऊपर से कोई बॉल छोड़ दे किसी बच्चे ने और आप पकड़ रहे हो, तो आप उसको पकड़ोगे तो हाथ अपने फोर्स लगा ना पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ स्पीड तो थी ना उसके पास, वो स्पीड आपके फोर्स ने कम कर दी। हमने ये पता करना कि आपके हाथ से किस स्पीड पे जाके टकराई है वो। जितनी ज्यादा ऊंचाई से फेंकोगे उतनी ज्यादा तेज स्पीड से टकराएगी, इसका पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको कैसे करेंगे इसको। तो यहां से देखो बच्चे, अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, u की वैल्यू 0 पुट कर दी तो v आ जाएगा g इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, s की जगह लिख देंगे बच्चे h, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है h इज इक्वल टू u हो गया 0 हाफ g टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल स्पीड तो 0 है तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू g और s की वैल्यू h, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। तो फिर हमारी सिंपल इक्वेशन ये बन जाएंगी, ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएंगी। अब एक मेन पॉइंट देखो, हमने देखा h की वैल्यू जो आई है, h की वैल्यू आई है हाफ जी टी स्क्वेयर, तो यहां से अगर t की वैल्यू निकालें वो आ जाएगा 2h अपॉन g ऑल ऑफ द रूट। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर हाइट h। मतलब क्या हुआ इसका कि एक ऑब्जेक्ट h हाइट से ड्रॉप कर दिया तो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से जाके हिट करेगा, ठीक है, वो तो स्पीड आ जाएगी यहां से, कितने टाइम में पहुंचेगा। मान ले मैंने चौक यहां से छोड़ दिया और मान ले ग्राउंड मेरे से 10 मीटर की ऊंचाई पे है, ग्राउंड मेरे से 10 मीटर नीचे है और मैंने यहां से इस बॉल को छोड़ दिया, तो जैसे इस बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं यहां से, ये ड्रॉप कर दिया तो ये बॉल नीचे जाएगी, कितने टाइम के बाद टकराएगी जाके ग्राउंड पे, ये क्वेश्चन है। तो टाइम निकालना हो बहुत आसान हो गया। अगर आपको ग्राउंड की हाइट पता है, ग्राउंड से आप कितनी हाइट पे हो, जैसे आप मकान की छत पे खड़े हो, ठीक है, तो आप मान लिया 50 मीटर की हाइट पे खड़े हो, वहां से एक बॉल आपने छोड़ दी नीचे की तरफ, और ग्राउंड से हाइट कितनी है छत की 50 मीटर है, तो कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, वैल्यू पुट कर दो 50, आ जाएगा आंसर। वो टाइम पता चल जाएगा आपको भी इतने टाइम के बाद वो नीचे पहुंचेगी। खास बात देखो बच्चे ये है, जो टाइम है बॉडी का वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। जो टाइम है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये हुआ, चाहे आप छत से गेहूं का 40 किलो का एक पैकेट छोड़ दो और एक चाक का टुकड़ा छोड़ दो, एक ही जगह से छोड़ा है आपने, सेम हाइट से छोड़ा है, कोई हवा का प्रतिरोध नहीं है, कोई हवा नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, क्योंकि आइडियल कंडीशन हम बात करेंगे, तो ये चौक और वो गेहूं का जो पैकेट है 40 केजी का, वो सेम टाइम में जमीन पे टकराएंगे। अमूमन यहां बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि सर मास तो उसका ज्यादा था, तो अगर उसका मास ज्यादा था तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएगी, ज्यादा फोर्स लगाएगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा आना चाहिए उसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अर्थ के द्वारा कोई भी बॉडी अगर अर्थ की ओर आ रही है, पॉइंट मास बॉडी कोई भी है बच्चों, हर एक बॉडी में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जो टाइम फैक्टर है वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगी वो वस्तु नीचे जमीन पे टकराने में। एक तो उस वस्तु की हाइट, कहां से आपने उसको ड्रॉप किया है, और एक उसका एक्सेलरेशन। तो जी भी कांस्टेंट है, फिक्स है, कितना है 9.8 ले लेंगे उसको। और एच कितना है, 50 मीटर है। तो मास का तो कोई रोल ही नहीं है। तो याद रखें, टू बॉडी ऑफ डिफरेंट masses when dropped from the same height both will reach at the same time on the ground। तो दोनों के दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे रीच करेंगे। दैट इज द मेन पॉइंट, यहां से जो समझने की बात है बेटे। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला एक पॉइंट और करते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस निकालेंगे अब हम। मान लिया एक ड्रॉप कर दिया, बस एक पॉइंट को यहां से, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया यहां से, और वो ड्रॉप करके आपका ऑब्जेक्ट गया यहां पड़ा के। हम ये पता करना चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड में कितनी की,
फिर थर्ड सेकंड में कितने की, फिर फोर्थ सेकंड में कितने की, फिर फिफ्थ सेकंड में कितने की, उनका अगर रेशियो निकालना पड़ जाए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, पोजीशन कवर कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कवर इन फर्स्ट, इन सेकंड, इन द थर्ड, इन द फोर्थ, याद रखें स्ट्रेट लाइन केस की बात हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, उस केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा सामने, वो करके देखते हैं हम एक बार। तो फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, फ्री फॉल का केस हम कर रहे हैं तो ये लगा लो बच्चे, ये इक्वेशन लेके चलेंगे। फर्स्ट सेकंड में अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड की आ जाएगी, टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, टी की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हाइट आ गया आपके पास g/2। ये फर्स्ट सेकंड की या पहले सेकंड की या एक सेकंड की डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। एक सेकंड की डिस्टेंस भी और फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस भी यही आएगी। डिस्टेंस इन सेकंड, दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस आएगी, दूसरे सेकंड की डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको 2 सेकंड की टोटल निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी की है उसने, मेरी बात समझ रहे हो ना। ये टोटल जो है ना बेटे, मैं t इक्वल टू 2 रख रहा हूं, तो t इक्वल टू 2 रखने का मतलब है कि मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं 2 सेकंड की डिस्टेंस निकाल रहा हूं कि 2 सेकंड में कुल कितना गई है। तो 2 सेकंड में आ जाएगी h डैश इज इक्वल टू हाफ, देखो क्या था, t की वैल्यू पुट करो यहां पर, कितना आया ये, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 2 4 2g। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। फिर कह रहा हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, ये किसकी थी, ये फर्स्ट सेकंड की थी, ये फर्स्ट सेकंड की थी, ये किसकी है, ये 2 सेकंड की। तो सेकंड सेकंड में कितनी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस इन सेकंड, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कितनी आएगी वो निकालो बच्चे। दूसरे सेकंड में डिस्टेंस निकालोगे कैसे, टोटल 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, माइनस पहले सेकंड में डिस्टेंस कितनी थी, बहुत आसान है ना। तो दूसरे सेकंड की आ जाएगी 3g/2। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड कितनी आएगी, यहां कर लेते हैं, स्पेस अपने पास है, स्पेस की हमारे पास जरूरत है, बस बार बार साफ ना करना पड़े। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, तो थर्ड की निकालने के लिए क्या करोगे, पहले निकालेंगे टोटल 3 सेकंड की, 2 सेकंड की पहले निकाल चुके हैं, अगर 3 सेकंड की डिस्टेंस में से 2 सेकंड की अगर हटा देंगे तो किसकी आएगी बच्चों, वो किसकी आएगी, वो थर्ड सेकंड की आ जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस कितनी आएगी, वो आ जाएगी 1/2 g इंटू 3 स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 9g/2, इसको लिख देंगे 9g/2। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। ये किसके लिए आया है, ये 3 सेकंड के लिए आया है, हमें चाहिए तीसरे सेकंड की। तो तीसरे सेकंड की डिस्टेंस अगर आप निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में डिस्टेंस आ गई 9g/2 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड की आई थी 2g, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5g/2, ठीक है। तो अगर आप ये निकालें, अगर आपसे पूछ ले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड, तो ये जो रेशियो आएगा ये आएगा 1:3:5:7, 1:3:5:7। मतलब ये हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकंड हर एक सेकंड में कितने कितने डिस्टेंस कवर करेगा, वो रेशियो 1:3:5:7 आएगा, यानी ओड मल्टीपल रेशियो आएगा। क्या आएगा बच्चों, ओड मल्टीपल आएगा। पहले सेकंड में अगर x डिस्टेंस कवर की है तो दूसरे सेकंड में 3x करेगा, तीसरे सेकंड में 5x करेगा, चौथे सेकंड में 7x करेगा। तो सीधा तरीका क्या हो गया, 2n-1 का हो गया। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ और अपने पास डिस्टेंस का प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है, और ये बड़ा खास है।
क्योंकि यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ये एकदम से आइडिया नहीं आता कि पहले सेकंड में अगर ये एक्स, जैसे मान लिया अगर पहले सेकंड में उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। पहले सेकंड में अगर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की है तो सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितनी करेगा, 20 की, तीसरे सेकंड में, पहले सेकंड में कितने की बच्चे उसने 10 की, दूसरे सेकंड में कितनी करेगा 30 की, तीसरे सेकंड में 50 की, चौथे सेकंड में 70 की। इस टाइप से हम उसको फाइंड आउट करते जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी वो एक अलग चीज है, टोटल डिस्टेंस तो अलग हुई ना, ये तो हमने हर एक सेकंड में तय की गई दूरी निकाल ली है, कितनी कितनी दूरी आएगी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चले। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, जहां मैं बात कर रहा था बार बार कि जो ये रिलेशन है, रिलेशन नंबर 2, ये एक ऐसा रिलेशन है बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन अगर इसको कहें तो ज्यादा बेटर होगा। डिस्टेंस टाइम रिलेशन कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम रिलेशन एक ही केस में कह सकते हो, अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे और हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छा एक पॉइंट बन के आएगा निकल के। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड, 4 सेकंड एंड 6 सेकंड। देखो बच्चे ऊपरी तरफ एक, अब देखो अब तो था नीचे, अब एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें 2 सेकंड में, 4 सेकंड में और 6 सेकंड में। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, आपकी बॉल आपने फेंक दी और उस बॉल फेंकने पर अगर आपकी जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसी मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, एक्सेलरेटेड मोशन है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ये सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उस केस में 2 सेकंड में डिस्टेंस जो आएगी वही डिस्प्लेसमेंट आएगी, 4 सेकंड में जो डिस्टेंस आएगी वही डिस्प्लेसमेंट आएगी, 6 सेकंड में जो डिस्टेंस आएगी वही डिस्प्लेसमेंट आएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी मोशन कर रही है लेकिन उसकी मोशन रिटार्डेड मोशन है, यानी वो जा तो रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो अब उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहा है बल्कि उसकी स्पीड को घटा रहा है। जैसा कि आप किसी वस्तु को ऊपर फेंको, जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर फेंकते हुए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर फेंकते हुए बेटे हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करती जाएगी और एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, पता है ना आप लोगों को। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर ये वही केस हो गया, देखो इसमें वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इस केस में हमें जरूरी नहीं है कि हर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीनों टाइम के लिए बराबर आएगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या निकालना है, टर्निंग पॉइंट निकालना है, या ये पता करना है कि किस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो टाइम निकाल लो एक बार। अगर वो टाइम पता चल गया आप आसानी से कर सकते हो। देखो सबसे पहले फार्मूला लगाए, तो कितनी स्पीड दी इसको, u दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड, तो कहीं तो रुकेगी, तो मान लेते हो यहां जाके रुक गई, तो फाइनल स्पीड क्या होगी 0। इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 0। तो एक्सेलरेशन क्या है इसमें, वही 9.8, g इक्वल टू 10 ले लेते हैं बेटे, यहां पर स्टेटमेंट में दे भी रखा g इक्वल टू 10। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये वैल्यूज आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर मान ले बॉडी आगे जा रही है वेलोसिटी के साथ और उसमें हमने ब्रेक लगा दिए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी का सिंबल का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो आपका बच्चे वो माइनस का है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए दे दिया बेटे -10, u40 दे दिया, a -10 दे दिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है पहले टाइम, किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल स्पीड 0 होगी, इनिशियल स्पीड होगी बच्चों 40, माइनस a कितना है 10 इंटू टी। तो इसको जब हमने सोल्व आउट किया तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो ऊपर, यानी 4 सेकंड पे जाके रुक गया वो, ए यहां से बॉल फेंकी और यहां जाके 4-0, यहां टाइम 0 था, यहां कितना हो गया 4 सेकंड पे बेटे वो रुक गया। उसके बाद जो सेकंड है 5 सेकंड या 6 सेकंड, उसके बाद वो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो वापस कहां आएगा, वो नीचे आएगा। और बॉडी की मोशन जो है वो इस तरह से है कि वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के बाद जाके टर्न कर गया है। तो जिस पॉइंट पे टर्न कर गया दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर
जीरो हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। उसके बाद बॉडी आपकी जिस पहले मोशन उसकी इस तरफ थी, तो अब उसकी मोशन क्या आ जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? तो सबसे पहले हम पहले केस में निकालते हैं। तो t इक्वल टू 2, तो जो टाइम है वो टर्निंग टाइम से कम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगी। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना बच्चों? 40, टाइम 2 सेकेंड, a कितना? ऊपर जा रही है मोशन तो -10, तो माइनस आगे ले लेता हूं 1/2, a की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व कर लीजिए, 80 -20 तो कितने मीटर आ गया? 60 मीटर आ गया। कितने मीटर आ गया? 60 मीटर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। डिस्टेंस भी 60 मीटर, यानी मान लिया यहां से यहां पहुंची होगी, तो देखो सीधा जा रहा है, कहीं नहीं मुड़ा, तो डिस्टेंस भी उतनी ही, डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही, तो सेम आएगा रिजल्ट, आंसर 60 मीटर। सेकंड केस, s इज इक्वल टू अगेन t इक्वल टू 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे रुक गया, दिस इज टर्निंग पॉइंट, तो यहां तक भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पुट करो, तो t इक्वल टू 4 पे निकालो, स्पीड इनिशियल 40, अब टाइम हो गया बेटे 4 सेकंड, -1/2, t कितना है? 10 और 4 कितना हो गया? t का स्क्वायर, t कितना था? 4 सेकंड, 16, ये आ गया, कैंसिल करो, 160 -80, ये आ गया बच्चों 80 मीटर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है 6 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड? अब आपको पता है 6 सेकंड के बाद पोजीशन क्या हो गई है? देखो 6 सेकंड के बाद अगर हम देखें तो 6 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो पोजीशन क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट कुछ ये रहेगी आपकी। समझ में आई ना मेरी बात? और डिस्टेंस वो भी निकाल लेते हैं। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, s इज इक्वल टू u कितना है? 40 इंटू 6 -1/2, 10 इंटू t कितना आ गया बच्चों? 6, 36, ये हो गया 240 -180, अगेन 60 मीटर। देखिए जो टर्निंग पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्प्लेसमेंट उसका आ गया, और कितना आया बच्चों? 60 मीटर, 2 सेकंड में था ना, तो अब वापस से अपने क्या मिला? 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे 60 मीटर, डिस्टेंस अलग होगी, डिस्टेंस अलग होगी। अब डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए देखो 4 सेकंड में यहां से यहां तो चला गया था, तो 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की थी उसने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थी, तो 4 सेकंड में अपने पास 80 मीटर डिस्टेंस तो ऑलरेडी है ही है, इतनी तो वो यहां चला गया। यहां से यहां कितना आया? स्पीड क्या होगी बच्चे? 0 होगी। कितने टाइम टोटल? 6 सेकंड, तो यहां से यहां का 4 सेकंड, तो यहां से यहां का 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना आएगा डिस्टेंस? हाफ g 10 और t स्क्वायर कितना है? 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 20, आई थिंक 20 ही आएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चे 100 मीटर। पहले दो केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थी। अगले केस में t इक्वल टू 6 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी, डिस्टेंस अलग आएगी। डिस्प्लेसमेंट आएगी बच्चों 60 मीटर की और डिस्टेंस आएगी 100 मीटर की। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखें इस इक्वेशन में डायरेक्ट जब भी आप t की, u की, a की वैल्यू पुट करेंगे वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉडी कितना टर्न करके वापस कितना आई है, क्योंकि जितना ऊपर गई फिर वापस यहाँ से यहाँ आई, तो डिस्टेंस तो कवर किया ही है ना उसने, तो इसलिए डिस्टेंस में ये प्लस ऊपर से नीचे कितना है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। A ball is thrown upward from the ground with an initial speed of u. Then the ball is at a height of 80 meter at 2 times the time interval being 6 second. What will be the speed of the body? देखो मान लिया एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया ऊपर की तरफ u स्पीड से, ठीक है, और ये कहता है कि
नेक्स्ट आगे इसने बोला है कि जो स्पीड है वो u है और बाल जो है वो 80 मीटर की हाइट पे 2 बार ऐसा होता है कि वो 80 मीटर की हाइट पे आती है। मान लिया यहाँ गई, फेंक दिया ऊपर, यहाँ से ऐसे ऊपर होके फिर वो वापस नीचे आएगी, वो फिर से एक पर्टिकुलर सेम हाइट पे आएगी। यानी ऐसा 2 अलग अलग टाइम पे ऐसा होगा कि जब बॉडी की जो पोजीशन है वो एक जैसी आएगी। डिस्टेंस तो कभी नहीं आ सकती। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस आप निकाल रहे हो बच्चों, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी, लेकिन पोजीशन दोनों एक टाइम पे सेम आ सकती, अलग अलग टाइम पे सेम आ सकती है। ठीक है, तो ये मान लेते 80 मीटर है। कितने मीटर है ये? 80 मीटर। यहां से यहां का टाइम इंटरवल दे दिया 6 सेकेंड, टी दे दिया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड क्या दे रखा आपको? 6 सेकेंड 2 घटनाओं का इंटरवल है। पहली बार जब वो 80 पे पहुंची थी उस टाइम नोट किया, और जब वापस दोबारा वो 80 पे आई तब हमने वो टाइम नोट किया, तो उनके बीच का इंटरवल कितना था? 6 सेकेंड का था। ठीक है, तो कहता है यू निकालो कितना आएगा। तो यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो ऊपर फेंका है आपने, तो जी की वैल्यू आएगी इसमें -10 ले लेते हैं हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी आएगा। अगर जी हमें पता चल गया तो हाइट का फॉर्मूला हमने बताया था h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। h कितना है? 80। h की वैल्यू है 80। u हमें निकालना है, t हमें पता नहीं है, +1/2 g की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -10 इंटू टी स्क्वेयर। तो यहां से आया बच्चों 5t स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा इस साइड जाके -ut प्लस 80 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को हम, इसके 2 रूट बनेंगे, t के 2 रूट आएंगे बच्चों। फर्स्ट रूट क्या आएगा? फर्स्ट रूट इज -b प्लस b स्क्वेयर -4ac, b स्क्वेयर -4ac, इसकी गुणा करो, ये 1600 आ जाएगी, डिवाइड बाई 2a 10। दूसरा टाइम आएगा -b माइनस अंडर द रूट डिवाइड बाई 10। अब क्या कहा है इसने? इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों का टाइम इंटरवल कितना है? 6 सेकंड है। तो देखो बच्चे, ये जो टाइम है t1, यहाँ तो प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। इसका मतलब ये टाइम कम है, ये ज़्यादा है। तो इस टाइम पे बॉल कहाँ थी? यहाँ थी। और इस टाइम पे बॉल कहाँ पहुँच गई? यहाँ। क्योंकि इसने, नेचुरल सी बात है, यहाँ की बजाय इसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसने इतना भी कवर किया है। तो t2 माइनस t1, इन दोनों का जो इंटरवल है वो 6 सेकंड का दे रखा है। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। इनकी वैल्यू पुट करो, इसको इसमें से ये घटाओ, u से u कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो गया, t1 माइनस t2 करेंगे तो ये आएगा रूट u स्क्वेयर -600 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू कितना? 6। ये चला गया इस तरफ। तो यहां से u स्क्वायर इज इक्वल टू -600 इज इक्वल टू 30। 30 का स्क्वायर 900। समझ गए? तो यहां से आप u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्राफ दे रखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है, ऐसे, फिर यहां से ऐसे, उसके बाद फिर रख दिया ऐसे। टाइम देखा बेटे, यहां है पोजीशन, ये 4 है, नीचे ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है 8 माइनस का,
ये टाइम है 4, ये है 6, ये है 10 और अगला है 14। थोड़ा सा इसको इक्वेट कर लेते हैं, बराबर दिखा रखा है इसने। ये है बच्चों 14, यहाँ टाइम है सेकंड में और यहाँ पोजीशन दे रखी है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है, आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया, पोजीशन 4 मीटर यहाँ पर, ठीक है, ये टाइम दे रखा है 0 पे 4 मीटर, 4 मीटर सेकंड पे भी 4 मीटर, 6 पे 0, 10 सेकंड पे -8 मीटर, डायरेक्शन चेंज हो गई, और उसके बाद फिर क्या है आपका 14। अब ये कहता है कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कहें ज़्यादा अच्छा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ बनाइए इसका। यहाँ वी है, यहाँ टी है। तो स्पीड के ग्राफ से स्पीड टाइम, इसके पोजीशन टाइम ग्राफ के क्या इंफॉर्मेशन हम लें ताकि हम यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ बना सके। आपको पता है जब टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज ना आए, इसका मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब 4 सेकंड तक स्पीड या वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। समझ गए, क्लियर है ना। उसके बाद 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो स्लोप है वो स्लोप आया है बच्चों नेगेटिव। तो अगर इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या आएगा इसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, दिस डिवाइड बाई दिस। तो ये कितना है 4, ये साइड तो, और ये कितनी है बच्चों 2, तो स्लोप आ गया 2, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। और कैसा स्लोप है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी किस में आएगी बच्चों, नेगेटिव में आएगी। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी आएगी नेगेटिव में, 4 से लेकर कहां तक गए आप, 4 से लेकर 10 सेकंड तक। ये 6 है और ये 10 है। और कितनी वेलोसिटी आई, 2 मीटर पर सेकंड, 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो -2 मीटर पर सेकंड स्पीड ले रखी है मीटर पर सेकंड में। तो इसका स्लोप आया 2 मीटर पर सेकंड। 0 से 4 तक वेलोसिटी या स्पीड 0, फिर 4 से लेकर 10 सेकंड तक, यहाँ 4 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड, 4 से लेकर 10 सेकंड तक हमारी स्पीड रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और नेगेटिव रहेगी वेलोसिटी, डायरेक्शन रिवर्स होगी बच्चे, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखो 10 सेकंड से 14 सेकंड तक, 10 से 14 सेकंड तक टाइम तो हो गया 4 सेकंड। ये साइड क्या आ गई आपकी -8, ये साइड आ गई बच्चों 8, तो इसको आप कुछ भी लिख लो। तो इसका अगर स्लोप निकालना हुआ आप, तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा ये डिवाइड बाई ये। तो ये हाइट कितनी है 8 और ये कितनी है 4, तो ये आ गया बेटे 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि टाइम के साथ ये वैल्यू बढ़ रही है इस तरफ, तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो इसकी जो स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकंड वो प्लस की आएगी। इसीलिए इसको दिखाएंगे बच्चे ऊपर की ओर। कहाँ से कहाँ दिखाएंगे, 10 से, ये 10 सेकंड है, 10 से 14 सेकंड तक। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो। पोजीशन डज नॉट चेंज मीन्स स्पीड और वेलोसिटी 0। पोजीशन चेंजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम मीन्स यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव में, कहाँ से कहाँ है नेगेटिव स्लोप, 4 से लेकर 10 सेकंड तक, 4 से 10 सेकंड तक, तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, कांस्टेंट आएगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। उसके बाद फिर से स्लोप कांस्टेंट है लेकिन अब स्लोप पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ये हमने ग्राफ बना कर दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टाइम, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का नहीं है, ये जस्ट एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हम करते हैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ए पार्टिकल टेक्स और ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ए मान लेते हैं ये टोटल हमारे पास कोई पाथ था, 2 टाइम इसके डिवाइड कर दिए। पहले टाइम में मान ले पहला टाइम टी में इतना गया वो, और ये गया 2 मीटर पर सेकंड से। अब जो नेक्स्ट टाइम बच गया उस नेक्स्ट टाइम टी में, इस नेक्स्ट टाइम टी में टी सेकंड है बच्चे, तो अगले टाइम टी की जो उसने डिस्टेंस है वो किस तरह से तय की,
इसका जो 1/4 है, मान लेते हैं टोटल, मान लेते हैं बच्चों s है, ये कितना है s, तो इसका 1/4 s/4 जो है वो ट्रैवल करता है ये कितनी स्पीड से, वो करता है ट्रैवल 1/4 ऑफ डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ये तो करता है 4 मीटर पर सेकंड से। बाकी बची हुई जो डिस्टेंस है वो बच गई बच्चे 3s/4, ये करता है स्पीड 6 मीटर पर सेकंड से। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 टू दिस टाइम। दोबारा क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, पहला टाइम इंटरवल इक्वल टाइम में टी टाइम अगर हाफ टाइम लिया, उस हाफ टाइम में स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हाफ टाइम में ट्रैवल करने का तरीका उसका किस तरह से है कि s/4 डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करता है और 3s/4 डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करता है। तो कहते हैं इसकी पूरे की एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई d प्लस s, ये s है, डिवाइड बाय टोटल टाइम 2t, टोटल टाइम 2t। तो पहले की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटे, पहले केस में डिस्टेंस आ गई 2t, स्पीड इनटू टाइम यूनिफॉर्म है। अब अगले केस की यहां से यहां तक की क्या निकालोगे बच्चे, देखो यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो यहां अगर आप देखें टाइम t को तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड इस इंटरवल की a से लेकर b तक की एवरेज स्पीड एक बार निकाल लें हम, तो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी मान रखी है s डिवाइड बाय टोटल टाइम, इतने हिस्से में कितना टाइम लिया डिस्टेंस बाय स्पीड s/16 प्लस इस हिस्से में कितना टाइम लिया 6 मीटर पर सेकंड, दैट इज 3s/24। s से s कैंसिल आउट हो गया, तो ये नीचे एलसीएम ले लीजिए 24, एलसीएम देखो बच्चा कितना आ गया इसका, ये कट गया बेटा इसके साथ 8, 16 आ गया एलसीएम, नीचे एलसीएम आ गया 16, ऊपर आ जाएगा 3s, ऊपर आ जाएगा s, s से s कैंसिल आउट, ये आ गया 16/3, 16/3। दिस इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिस फॉर दिस टाइम। अब हमारे पास दो स्पीड आ गई है। पहले टी टाइम के लिए स्पीड कितनी है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले टी टाइम के लिए स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेम टाइम इंटरवल के लिए स्पीड कितनी है बच्चों 16/3 मीटर पर सेकंड। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। अगर आपको सेम टाइम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो डायरेक्ट क्या करोगे बच्चे, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो v1 कितना है 2, v2 कितना है 16/3 डिवाइड बाई 2, 22/6, 11/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा बच्चों। कुछ नहीं किया हमने, ध्यान से देखें आप, दो सेगमेंट बना लिए, एक टी टाइम का सेगमेंट ये है, एक टी टाइम का सेगमेंट ये है। इस टी टाइम में स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, अगले टी टाइम में जो है जो स्पीड है वो कुछ इस तरह से है कि s/4 ट्रेवल की इस स्पीड से और 3s/4 ट्रेवल की इस स्पीड से। सबसे पहले इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालो टी टाइम के लिए। इसकी टी टाइम में स्पीड अपने को पहले से पता है, इस टी टाइम के लिए एवरेज स्पीड हमने निकाली 16/3। तो v1 और v2 आ गए, दोनों इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया v1 प्लस v2/2। एवरेज स्पीड यहां से आप निकाल सकते हो। ये था बच्चे आपका कुछ क्वेश्चन इस टाइप से। अब एक और बात आती है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कल में घूमता है और लगातार आपको उसकी स्पीड क्या बच्चों कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है। कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूमे और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम बोलेंगे बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आई मेरी बात। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि बॉडी मूविंग इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। जैसे आपने पंखे का बटन दबाया, जैसे आपने पंखे का बटन दबाया पंखे की स्पीड बढ़ना शुरू होगी और कुछ समय के बाद आप देखोगे स्पीड बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगी
और उस मैक्सिमम स्पीड से ही लगातार घूमना शुरू कर देगा। तो उस स्पीड को हम नॉर्मल स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहेंगे, जिस स्पीड से फाइनली उसने एक बगैर चेंज होने वाली स्पीड से वो घूम रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन इसमें खास बात देखो बच्चे, स्पीड तो है कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? उसके लिए आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करते हैं। मान लिया इस पॉइंट पे देखा डायरेक्शन ऐसे आई, इस पॉइंट पे देखा डायरेक्शन ऐसे आई, इस पॉइंट पे देखा डायरेक्शन ऐसे आई, इस पॉइंट पे देखा डायरेक्शन ऐसे आई। आप खुद एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, प्लेटफॉर्म घूम रहा है और आप उसके ऊपर बैठ गए कहीं पर, आप खुद महसूस करोगे आपका जो फेस है वो लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। सर्कल के चारों व्यक्ति पर्सन खड़े हैं और वो आपको देख रहे हैं, तो आपका जो फेस है वो लगातार डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। कभी किसी को फेस दिखाई दे रहा है, कभी किसी को, कभी किसी को, किसी को बैक दिखाई दे रही है। तो जब किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, कांस्टेंट स्पीड की मोशन के अंदर अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एग्जांपल होगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बी कंसीडर्ड एज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप से बनता है। और एक बात, दो तीन बातें और है बेटा, कई बार ऐसा देखते हैं कि हम की एक बॉडी की स्पीड जीरो हो गई, क्या एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है तो जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने वाली बॉल में हम ये देखते हैं कि जो स्पीड आएगी वो नेचुरली क्या होगी बच्चे, उसकी जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन। तो उस इंस्टेंट के ऊपर स्पीड भले जीरो हो गई हो, लेकिन उसको जीरो करने के लिए वहां पर रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहेगा। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो? ऐसा भी हो सकता है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो सर्कल में उसको घुमाने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स होता है बच्चे, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा सेंटर की ओर आएगा। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो स्पीड बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो ये तो बच्चे वेलोसिटी हो गई, और ये हो गया एक्सेलरेशन। दोनों क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल है। तो ये भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक। तो एक लेक्चर और स्पेशली मैं न्यूमेरिकल्स के लिए लगाना चाहूँगा इस पर। ठीक है। तो फिलहाल आज हमारा इतना मुझे लगता काफ़ी है। ओके, थैंक यू।